तो यहाँ से हमारा पहला चैप्टर जो है भाई शुरू होता है, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। देखो, सबसे पहले लिखा है कि हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड living organism, be it cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts, or hot springs, leave us speechless. And the beauty of the galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evoke awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of the population and among population of community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. This question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living. And the second is philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. तो पहले हम क्या देखेंगे, लिविंग क्या है। ठीक है, तो अभी आप पहले लिविंग के बारे में समझने की कोशिश करना कि लिविंग क्या है। देखो, लिविंग अगर आपने सुना होगा भाई ये सेल जो है हमारी, कोई सेल है और वो लिविंग सेल है। ठीक है, ऐसा तो हमने सुना ही होता है कि भाई सेल हमारी लिविंग है। तो लिविंग सेल और नॉन लिविंग में क्या अंतर होता है। देखो, ऐसा है, जो इसका साइटोप्लाज्म होता है सेल का, सेल के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है। उस साइटोप्लाज्म में दुनिया भर की केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। जैसे यहाँ हमका क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, और भी चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ इसके जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कई रिएक्शंस कंटिन्यू चलती रहती हैं। जैसे कि कोई सब्सटेंस जो है वो ए टू बी बनेगा। सपोज करो ए सब्सटेंस से कुछ बी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ बी सब्सटेंस से किसी सी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर फाइनली जो है ये सी से डी बनता है और सी से ई भी बनता है। ऐसा भी होता है कि डी से एफ बनता हो और एफ से फिर बीच में ही बी भी बन जाता हो, ठीक है, और फिर ये आगे जाके जी बन जाता हो। ऐसा तो कुछ केमिकल रिएक्शंस जो कंटिन्यू आपके जो साइटोप्लाज्म है सेल का उसके अंदर रन करती रहती है। तो इन रिएक्शंस में क्या होता है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही होती है, आगे की तरफ हो रही होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो रही होती। दूसरी बात है, इन रिएक्शंस में अगर मान लो ए टू बी नहीं बन रहा है आगे, तो फिर आगे का काम कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सपोज करो ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन कह दे कि भाई अब मैं नहीं चलूँगी और मैं इक्विलिब्रियम में आ जाती हूँ। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब है कि बस ए जितना बनेगा बी बनेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी बंद होगी, तो एक तरह से रिएक्शन स्टॉप्स होगी, चल नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में सेल डेथ हो जाएगी। तो यदि रिएक्शंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू चलाना ही होता है तो भाई यहाँ क्या चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है ना। तो जो हमारी सेल एनर्जी का जो यूज करती हैं, जो एनर्जी यूज होती है, वो एनर्जी भाई रिएक्शंस को, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपकी जो सेल के साइटोप्लाज्म हैं उसके अंदर जो रन करती रहती हैं, उन रिएक्शंस को कंटिन्यू फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए होती है, वो सारी रिएक्शंस होती हैं। तो ये सेल तब तक लिविंग रहेंगी जब तक ये रिएक्शन आगे की दिशा में चलती रहेंगी। और अगर कहीं ना कहीं इन रिएक्शंस में जो है इक्विलिब्रियम आ जाता है तो फिर ये लिविंग सेल नहीं होगी, है ना। फिर ये रुक जाएगी, इसकी जो उसका रिएक्शंस हैं वो स्टॉप कर जाएंगी, और फिर जो उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो कंटिन्यू नहीं चल पाएंगे और कुछ प्रोडक्ट बननी बंद हो जाएंगे और सेल डेथ हो जाएगी। बात समझ आई। तो ये लिविंग सेल और नॉन लिविंग फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है। आगे आपको मिलेगा कि अगर हम मान लो हम कहें कि भाई इसके अंदर से हम इस रिएक्शन को C2E वाली रिएक्शन जो हमारी होती है, इस C2 वाली E रिएक्शन को हम कहीं अलग मीडियम में ले जाकर यहाँ चलाते हैं, तो यहाँ C2E तो चल जाएगी, पर ये लिविंग सेल थोड़ी हुईगी, क्योंकि आप पूरा मेटाबॉलिज्म तो नहीं चला सकते ना। पूरा मेटाबॉलिज्म तो एक अपना रेगुलेटेड सिस्टम है, इसके बाद ये बनेगा, उससे वो बनता है, इससे ये बनता है, ये ऐसा। तो जब आप ऐसी रिएक्शंस को किसी बाहर कहीं इन विट्रो कंडीशन में ऐसी रिएक्शंस कर रहे होते हो, तो तब आपको ये रिएक्शन जो है इसको केवल लिविंग रिएक्शन कहा जाएगा, इसको लिविंग सेल नहीं कहा जाएगा। और अगर ये सेल के अंदर चल रहा होता है तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, लिविंग सेल। ठीक है, देखो अब इसको पढ़ लेते हैं आगे। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन, चलो देखो यहाँ क्या लिखा है, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक exhibited by a living organism.
growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organism. मतलब अगर आप लिविंग की बात करते हो तो आपके दिमाग में, आपके जहन में सबसे पहले क्या आएगा कि भाई ग्रोथ जो है लिविंग करते हैं, आपके दिमाग में आएगा लिविंग रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो उनकी खास बात होती है दे कैन सेंस द एनवायरनमेंट, जो लिविंग होते हैं वो एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं. एंड वन कैन एड अ फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी क्या है, लिविंग बीइंग की सेल्स के अंदर चलता है. एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, और लिविंग जो है वो अपने आप की संख्या बढ़ा सकते हैं, दुगना कर सकते हैं. सेल्फ ऑर्गेनाइज होते हैं. इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दी. तो अब ये करें एक चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है लिविंग के लिए वो है ग्रो करना. भाई सभी जो आपके हिसाब से आपके दिमाग में जो बात है वो आई है कि लिविंग बीइंग जो है भाई वो क्या करते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं. ठीक है ना बात. तो हमेशा ही सारे लिविंग बीइंग ग्रो कर रहे होंगे या फिर अकेले यही ग्रो कर रहे होंगे, ये देखने वाली बात है. तो लिखा है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. तो एक तो ये कि भाई नंबर में बढ़ना और मास में बढ़ना, ये दोनों ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं. लिखा अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन. एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके द्वारा ग्रो करता है, सेल डिवीजन से ग्रो करता है. बिल्कुल सही बात है, सेल डिवाइड होती रहती हैं और उस बॉडी का साइज बढ़ता रहता है. इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अगर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन. तो प्लांट्स में क्या होता है कि ये ग्रोथ जो है पूरी टाइम चलेगी. तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे लिखा हुआ मिलेगा आपको मेडिकल में कि क्या प्लांट में ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी. तो तब आपको इसको यस करना होगा कि भाई प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है. क्योंकि आप अगर बहुत पुराने प्लांट को भी देखोगे ना तो सबसे पुराने प्लांट में भी आपको क्या मिलेगा, नई लीव्स आती हुई दिखाई देंगी. ठीक है, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड पॉइंट होता है जिस पर जाकर के उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है. लिखा है इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज. हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स. ठीक है, जबकि हमारे अंदर कुछ लॉस्ट या खोई हुई सेल्स को पूरा करने के लिए सेल डिवीजन फिर भी होता रहता है, परंतु वो ग्रोथ का हिस्सा नहीं है. हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन. तो यार ये नीट में आएगी लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ध्यान रखना है इसको ना, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं. भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा समझ लेना कि यूनिसेलुलर अगर कोई एक सेल है, अगर मान लो कोई अमीबा है आपका ये, तो अब ये ग्रो मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि भाई ये ग्रो कैसे करेगा. देखो इसका तो क्या ग्रो करना है, ये सिंगल सेल है तो ये क्या ही ग्रो करेगा. तो ये ग्रो करते हैं अपनी डिवीजन से, एक डिवाइड करेंगे दो बनेंगे तो हम कह रहे हैं भाई सेल ये ग्रो कर रही है, कॉलोनी ग्रो कर रही है इनकी, है ना. तो यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक ही बात है. बात समझ आई ना. मतलब आप क्या कह सकते हो, अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो वो वही कर रहे हैं, और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो भी, मतलब अगर संख्या बढ़ा रहे हैं तो भी ग्रोथ ही कर रहे हैं, और रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी ग्रोथ ही कर रहे हैं, एक ही बात है. ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स. मतलब इन विट्रो तुम समझ गए होंगे, बाहर सेल मतलब टेस्ट ट्यूब में, by simply counting the number of the cell under the microscope. In majority of higher animal and plant, growth and reproduction are mutually exclusive events, and one must remember that increase in body mass is considered as growth. तो यही लगता है आपको कि भाई बॉडी का अगर मास बढ़ रहा है तो क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है. फिर लिखा है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास. अगर आप पत्थर को देखो, अगर आपकी जो नदियाँ हैं तो नदियों में जो पड़े हुए पत्थर हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है. तो भाई जब नदियों में पड़े हुए पत्थर का साइज बढ़ जाता है तो वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है. और तुमने तो पीछे से पढ़ा है कि भाई ग्रोथ जो है वो लिविंग बीइंग करते हैं. तो इसलिए प्रॉब्लम की बात हो जाती है ना कि भाई लिविंग बीइंग जब ग्रोथ करते हैं तो पत्थर ग्रोथ क्यों कर रहा है. तो यहाँ जो पत्थर की, माउंटेन की जो ग्रोथ है, बोल्डर्स की जो ग्रोथ है वो एक्स्ट्रा वाली ग्रोथ है. मतलब बाहर से, हमारे अंदर क्या होता है, सेल डिवाइड करती हैं और हम बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है माउंटेन्स में, माउंटेन्स बोल्डर्स एंड मोर डू ग्रो, ये भी ग्रोथ करते हैं पर ये बाहर से ग्रो करते हैं. हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस. यानी कि जो बाहर वाली सरफेस है उसके ऊपर जब मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता है उससे
उससे जो बनती है उससे क्या बोलते हैं, उससे उनकी ग्रोथ होती है, ना कि इस बात से कि उनके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है और उनकी सेल डिवाइड कर रहे हैं उससे। फिर लिखा है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, तो जबकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ जो है वो अंदर से होती है। तो इसलिए यहाँ ग्रोथ को, क्योंकि देखो ग्रोथ तो दोनों जगह होगी, ग्रोथ जो है वो आपकी उनमें भी हो जाती है, नॉन लिविंग में हो रही है और लिविंग में हो रही है, तो इसलिए आप क्या करोगे, आप कहोगे कि भाई ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन द ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, तो तुम्हें बताना है कि भाई ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज इनसाइड एंड ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो भाई ग्रोथ जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। भाई ये आपके क्वेश्चन में स्कूल में आएगा, पेपर में, मेडिकल में भी यहाँ से आता है, इनमें से कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको बताना है कि भाई ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन all living organisms have to be explained under then when understand that it is a characteristic of living system. A dead organism does not grow, ठीक है। तो dead organism जो है वो grow नहीं करता होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिप्रोडक्शन, कि भाई रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है, बात समझ आई। तो अब हम देखेंगे भाई रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरह यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। लिखा है कि रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको लगता है कि भाई रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई लिविंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं। लिखा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रेफर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, ऑर्गेनिज्म तो सेक्सुअल के अलावा एसेक्सुअल से भी बनते हैं। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, फंजाई आपके क्या बनाते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वहाँ आपको बडिंग देखने को मिलती है। इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में आपको क्या होता है, प्लेनेरिया की बॉडी कट जाती है कई पार्ट में और डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से एक सवाल लिखा है, देखो जो मैं आपको बताता हूँ। सवाल क्या है यहाँ अंदर छुपा हुआ, कि अगर हमने प्लेनेरिया की फ़ोटो 10th क्लास में भी देखी थी कि भाई प्लेनेरिया जो है कट जाता है और उसकी बॉडी से नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं पूरे पूरे। तो यहाँ अगर हम कहें कि भाई अगर हम कहें ये प्लेनेरिया है, मान लेते हैं हम प्लेनेरिया की ऐसा ऐसा बना लेते हैं, तो ये अगर मान लो प्लेनेरिया है और इसको जो है हमने इसके 3 पार्ट में हमने इसे काट दिया, ठीक है। और ये तीनों पार्ट इसके, ये भी और ये भी और ये भी, ये तीनों एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना रहे हैं बाद में, कंप्लीट इंडिविजुअल, ठीक है। इससे भी और इससे भी बन रहा है कंप्लीट और इससे भी कंप्लीट बन रहा है। तो इस तरह बॉडी के लोस्ट पार्ट से, बॉडी के खोए गए पार्ट से, जो बॉडी का पार्ट खोया हुआ है उस खोए हुए पार्ट से पूरी बॉडी बन जाना, ये कहलाता है मॉर्फोलेक्सिस। क्या कहलाता है, मॉर्फोलेक्सिस। तो ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि लोस्ट हुआ पार्ट दोबारा बन जाए, सपोज करो मान लो ये था, है ना, सपोज करो ये था यहाँ पे, तो इसका क्या हुआ, मान लो ये इसके हमने काट दिया तो इसका ये पार्ट खो गया एक। तो इसमें क्या हुआ कि अगर हम ये कहें कि भाई इसके जो है लोस्ट पार्ट नीचे ऊपर वाला आ जाता है, अगर ऊपर वाला पार्ट बन गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, लोस्ट पार्ट आ गया। तो इसको बोलते हैं ईपीमॉर्फोलेक्सिस, ईपीमॉर्फोलेक्सिस। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लोस्ट पार्ट ऑफ द इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। दोबारा पढ़ लो, लिखा है फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लोस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब जो टुकड़ों में कटा हुआ पार्ट है वो रीजनरेट कर लेता है अपना लोस्ट पार्ट एंड इट्स बॉडी ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई यहाँ क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन होता है किसके अंदर, प्लेनेरिया के। तो इसमें जो बॉडी का जो खोया हुआ पार्ट होता है ना, खोया हुआ पार्ट पूरा बना लेता है। तो ये मॉर्फोलेक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, मॉर्फोलेक्सिस की बात कर रहा है।
लिखा था फंजाई द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस, ये आप आगे पढ़ेंगे। फंजाई का फिलामेंट्स, प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस, ये भी फिलामेंट जैसा ही होता है। सारे के सारे फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड कर सकते हैं, फ्रेगमेंट बनते हैं और वो फ्रेगमेंट जो है वो नए में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब नई बॉडी बना लेते हैं। वैन इट कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर यहाँ से वही सवाल आता है दोबारा जो नीट में आएगा, वो तुम्हें इंपॉर्टेंट सवाल है, वो याद रखना है कि भाई वैन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट आएगा, ध्यान रखना कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ किस में होता है। तो भाई ये आपको बता ही दिया मैंने किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना बस, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें ऐसा होता नहीं ग्रोथ होने के लिए शरीर का आकार बढ़ जाएगा और कुछ हो जाएगा, तो इनमें क्या होगा, डिवाइड ही करते हैं बस, ये तो इनका डिवीजन ही ग्रोथ है और वही रिप्रोडक्शन है। एंड दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। Hence we notice that in single cell organism we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction। तो यूनिसेलुलर में आप समझ नहीं पाओगे कि ग्रोथ कहना है कि रिप्रोडक्शन कहना है, वो एक ही बात है। लिखा है फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म देखो ऐसे होते हैं, लिखा है म्यूल्स। तो म्यूल्स जो होते हैं भाई वो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स से बनते हैं। जो म्यूल्स होते हैं वो किससे बनते हैं, अगर मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का रिप्रोडक्शन हो, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, तो इनसे क्या पैदा होते हैं, म्यूल पैदा होते हैं, ताकतवर होते हैं, परंतु ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते म्यूल्स, है ना, खच्चर इनको बोलते हैं, सुना होगा कहीं आपको ना। तो ये क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो जब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते और ये लिविंग बीइंग है, तो फिर ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि भाई रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई, क्योंकि या तो फिर सब सारे लिविंग बीइंग को रिप्रोडक्शन करना चाहिए, जबकि ये तो कर ही नहीं सकते म्यूल्स, है ना। और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेराइल वर्कर भी, जो मधुमक्खी होती है उनके छत्ते में जो वर्कर्स होते हैं वो नहीं कर सकते, और जो कुछ ह्यूमंस में होते हैं इनफर्टाइल कपल जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो वो भी तो होते हैं ना। तो ठीक है ना बात। तो यहाँ क्या बात है आपको जो ध्यान रखनी वो ये है कि भाई जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं आर दोज दे कैन रिप्रोड्यूस, वो लिविंग हैं। तो ये आप जो है गलत है, ये बात गलत है, इसलिए आपका जो रिप्रोडक्शन वाली पॉइंट हुआ ना वो गलत साबित हो जाता है। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि भाई रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, रिप्रोडक्शन भी लिखा है ऑल्सो कैन नॉट, याद रखना है कि भाई रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं होता, है ना। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बाय रिप्लेसिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसका मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है भाई, मेटाबॉलिज्म जैसे कि वही जो सेल्स के अंदर जो दो तरह की रिएक्शन चलती रहती हैं, एक तो बनने वाली रिएक्शन चलती रहती हैं, एक बिगड़ने वाली रिएक्शन चलती रहती हैं। मतलब जिन रिएक्शंस में कुछ बनता होता है वे एनाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, और जिन रिएक्शंस में कुछ टूट रहा होता है वे कैटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। तो दोनों तरह की रिएक्शंस को इकट्ठा मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बात समझ आई, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो भाई मेटाबॉलिज्म हमने तुम्हें ऊपर पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि भाई ऐसा है कि अगर मेरी सेल जो है वो, अगर मैं कह रहा हूँ कि सेल जो लिविंग है, तो लिविंग होना उसका इसी बात पर निर्भर करता है कि यार वो क्या कर रही है, मतलब उसके अंदर रिएक्शंस कंटिन्यू चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो अगर उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शंस ही नहीं चल रही हैं तो फिर वो क्या लिविंग है, तो वो लिविंग तो नहीं होगी ना। तो यहाँ मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है इस बात की कि भाई लिविंग बीइंग में मेटाबॉलिज्म तो होगा ही होगा, लिविंग में मेटाबॉलिज्म तो होगा ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना बात को। दूसरी बात, यहाँ कुछ और एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ, जैसे म्यूल यहाँ बताया है ना, तो कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ, कई बार आपको आगे बता देता है, फिर अभी सुन लो आप। देखो जैसे म्यूल है ना, इसी तरह दूसरे होते हैं हिन्नी, है ना, हिन्नी। देखो ये जो तुम्हें याद ऐसे रखना है, जो पहला वर्ड है ना,
एच, जैसे एच है तो वो मेल, तुम्हें मेल से याद रखना है वो, अगर तुम इसे भूल जाओगे तुम्हें ऐसे याद रखना है कि जो पहला वर्ड है ना एम, वो मेल है। तो यहाँ जैसे म्यूल है तो यहाँ मेल वर्ड शुरू में आएगा, ऐसे याद करने के लिए है। तो ये एच है ना तो मेल हॉर्स हो गया, जैसे एच है ना तो मेल क्या हो गया, हॉर्स हो गया, और फीमेल क्या हो गया, डंकी। तो इनसे जो बनता है दैट इज हिनी, उसको क्या बोलते हैं, हिनी। इसी तरह अगर मैं तुम्हें कहूँ टिग्लियन, टिग्लियन में TIG टाइगर है, लायन है, तो टाइगर क्या है, मेल है, तो पहला क्या है, मेल टाइगर और फीमेल लायन। ठीक है। इसके बाद अगर मैं तुम्हें कहूँ यहाँ पर कि लाइगर में टाइगर बाद में आ रहा और लायन पहले आ रहा, तो इसका मतलब मेल लायन और फीमेल टाइगर। ठीक है। तो ये कुछ और एग्जाम्पल हैं जो कि आपसे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। नीचे का पढ़ लेते हैं एक बार। आगे लिखा है अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके बने होते हैं, केमिकल्स के बने हुए होते हैं। एंड दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन एक्सेट्रा आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। देखो कुछ ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें लगातार बनती रहती हैं और किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल में चेंज होती रहती हैं। These conversion are chemical reactions or metabolic reactions, and there are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms। तो जितनी भी reactions हैं सारी की सारी कंटिन्यू साइटोप्लाज्म में चलती रहती हैं, बी दे यूनिसेलर और मल्टीसेलर। तो चाहे वो ऑर्गेनिज्म जो आपके हैं वो कैसे भी हों, भले ही भाई वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, भले ही वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, तो उनके साइटोप्लाज्म में लगातार कुछ इस तरह की रिएक्शंस चलती रहती हैं। ऑल प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो जितने भी प्लांट होते हैं, फंजाई होते हैं, सब में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। एंड द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो भाई हमने कहा कि जो बनने वाली रिएक्शंस होती हैं एनाबॉलिक, जो बिगड़ने वाली रिएक्शंस होती हैं कैटाबॉलिक, उन दोनों रिएक्शंस को मिला करके कहते हैं मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो जो लिविंग नॉन लिविंग होते हैं भाई उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं चलता होता है। लिखा है मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं उनको आप सेल फ्री सिस्टम में चला सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आपको एक रिएक्शन लो A to B, कोई भी रिएक्शन उसको आप बाहर कहीं चला लो, लेकिन उसको आप वहाँ लिविंग बीइंग नहीं कहेंगे, वहाँ केवल वो लिविंग रिएक्शंस कहलाएंगी। जबकि लिविंग बीइंग जो तभी होगा तब वो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म उसका चल रहा होगा। तो लिखा है कि एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन इट्स टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। हेंस वाइल द मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म कैसा है, डिफाइनिंग फीचर है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। किसी में भी ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन नहीं है इसका। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। तो उनको क्या बोल सकते हो आप, लिविंग रिएक्शंस बोल सकते हो, उनको आप लिविंग बीइंग नहीं बोल सकते हो। ठीक है। तो इसलिए जो होता है आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग फीचर है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं, हर जगह चलता ही है जहाँ भी है। नेक्स्ट लिखा है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म। तो सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी डिफाइनिंग फीचर है। लिखा है परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स। तो भाई ये बड़ी बात है ना, सेंस करना। देखो जो लिविंग है वो क्या करता है, सेंस करता है, और जो नॉन लिविंग है वो क्या ही सेंस करेगा। फिर लिखा है रेस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। क्या करता है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स करता है। मान लो तुम्हें चींटी काट लेती है तो तुम रेस्पॉन्स करते हो। ठीक है। विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो कैसा भी रिस्पॉन्स हो सकता है। वी सेंस आर एनवायरमेंट थ्रू आर सेंस ऑर्गन्स। हम क्या करते हैं, अपने एनवायरमेंट को सेंस करते हैं अपने अंदर के जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे। प्लांट रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट्स,
इनको रेस्पॉन्ड करते हैं प्लांट। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस, सारे के सारे क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया सब सेंस करते हैं भाई, केमिकल की तरफ, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है तो केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर उससे दूर जाएगा। फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। तो जो फोटो पीरियड होता है, फोटो पीरियड का मतलब होता है लाइट की ड्यूरेशन। लाइट की ड्यूरेशन मतलब दिन का प्रभाव। ये दिन का जो प्रभाव होता है, कितने टाइम का दिन हुआ है, कितना लंबा दिन हुआ है, ये आपके जो है इस बात पर प्रभाव डालता है कि कल को फूल खिलेगा या नहीं खिलेगा, यानी फ्लावरिंग जो होती है उस पर प्रभाव डालता है दिन का समय। तो लिखा है फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। तो यहाँ तक कि ये रिप्रोडक्शन को भी कुछ में अफेक्ट करता है, बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो दोनों में, प्लांट के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी। All organisms handle chemical entering the bodies. All organisms therefore are aware of the surroundings. Human being is the only organism who is aware of himself, and that is self-consciousness. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग अकेला ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस रखता है। देखो ऐसा है, मतलब हमें अपना भी अवेयरनेस है, खुद का भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी तो रखते ही अवेयरनेस, थोड़ा हम सबसे ही ज़्यादा, औरों से ज़्यादा अवेयर होते हैं। लास्ट जिसमें लास्ट है वो है कि भाई कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यार ये तुम्हें ध्यान रखना है कि कॉन्शियसनेस जो है वो लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ध्यान रखना, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस दोनों लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। फिर लिखा है कि व्हेन इट कम टू ह्यूमन बीइंग इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा in hospitals virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Are such patients who never come back to normal life, living or non-living? भाई वो लिविंग होंगे, उनकी जो सेल्स होती है ना, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। अगर उनकी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं चलता होता ना, तो फिर वो चाहे कुछ ही हो जाओ, वो कोमा से वापस आए तो वापस भी तो आ जाते हैं ना कुछ लोग कोमा से। तो वो ये ध्यान रखना है आपको ना, वो मरे हुए नहीं होते, मतलब डेड नहीं होते, वो लिविंग होते हैं। इन हायर क्लासेज यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू द अंडरलाइंग इंट्रैक्शंस। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। ध्यान से सुनने का लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू, यानी एक टिश्यू की प्रॉपर्टी है सेंस करना, तो वो एक सेल नहीं कर सकती। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ द इंट्रैक्शंस, मतलब कि वो बहुत सारे इंट्रैक्शन का रिजल्ट होती है among the constituent cells. Similarly, property of cellular organelle are not present in the molecular constituent. इसी तरह अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और इनकी सबकी प्रॉपर्टी जो है वो आप केवल किसी लिपिड में देख सकते हैं, किसी फैट के मॉलिक्यूल में देख सकते हैं। एक मॉलिक्यूल इनकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। हाँ, तो लिखा है सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर इंटरकॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेली बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स। ठीक है ना, तो किससे बनता है, मॉलिक्यूलर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका आपस का इंटरेक्शन है, उसी से बनती है। कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेली, जो मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेली बनाते हैं। मतलब ऐसा है ना कि क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होगी, लिपिड की और प्रोटीन की। तो आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि खाली लिपिड भी जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, नहीं। एंड दीज इंटरेक्शन रिजल्ट इन द इमर्जेंट प्रॉपर्टी एट ए हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस फिनोमेनन इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल्स लेवल। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, बिल्कुल सही बात है। इवॉल्विंग, बिल्कुल सही बात है। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। All living organisms, present, past and future, are linked to one another by the sharing of the common genetic material, but to varying degree. तो सब क्या है कि कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं, पर जो है इनकी सब में डिग्री वेरी होती है, सब में अलग अलग प्रकार अलग अलग होता है। ठीक है, और यही हम आगे अब देखेंगे कि भाई ये आगे पढ़ाएंगे कि टेक्सोनॉमी क्या होती है, किस तरह से कैरेक्टराइजेशन होता है, कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, ये सब आप इसमें आगे वाले पार्ट में पढ़ने वाले हो। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।